हेलो फ्रेंड्स, जितेंद्राज अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र और आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश की नदियों का फर्स्ट लेक्चर। दोस्तों, पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कुछ जीके, जिसमें कुछ चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। मध्य प्रदेश की नदियों का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है ये, और हम मध्य प्रदेश की नदियों को अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो हम लास्ट में लगाएंगे, और इसके 3 लेक्चर होने वाले हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में हम नदियों को कंप्लीट करेंगे, और थर्ड लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की जीके कंप्लीट कराने में थोड़ा समय लगेगा, और किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया था। अब प्रॉमिस करता हूँ और परमानेंट वीडियो आप लोगों को लेके आऊँगा। अब ऐसा नहीं होगा कि बीच में वीडियो बनाया बंद कर दिया, अब नहीं होगा ऐसा। अब वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं नदियाँ। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। आप लोग अच्छे से जानते होंगे मध्य प्रदेश को नदियों का क्या कहा जाता है, मायका कहा जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में लगभग 207 छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। कितनी? लगभग 207 छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। मध्य प्रदेश में क्या है कि मध्य प्रदेश में अधिक नदियां बहने के कारण, और नदियों का मायका क्यों कहा जाता है, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए ये चीज। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में अधिकतर नदियां, मध्य प्रदेश का जो उद्गम स्थल है ना, अधिकतर नदियों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से है। इस कारण से नदियों का मायका कहा जाता है। जिस प्रकार से लड़की मायके से ससुराल में जाती है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ से नदियां निकलती हैं और दूसरे राज्यों में, या फिर दूसरी नदियों में, या फिर दूसरे समुद्र में गिर जाती हैं जाके। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हम मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा नदियों का मायका क्यों कहा जाता है मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए, अधिकतम टाइगर पाए जाने के कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। आपको मध्य प्रदेश के उपनाम कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के उपनाम ज्यादातर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। अब मध्य प्रदेश कुछ मैंने देखा है, कुछ बुक में मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा को लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नहीं है। मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहा जाता है? बेतवा को कहा जाता है। ठीक है, ये आप क्लियर रखना। मालवा की गंगा क्षिप्रा को कहा जाता है। मालवा क्षेत्र में बहती है ये क्षिप्रा नदी, इसलिए इसको मालवा की गंगा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपको अगले चैप्टर में प्रत्येक नदियों को बताएंगे कि उनका उद्गम स्थल कहाँ है, और कैसे कैसे बहती हैं, और कहाँ पर जाके गिर जाती हैं, और उनकी लंबाई कितनी है, उन पर कौन कौन से बांध बनने हैं, उन पर कौन कौन से जलप्रपात हैं। ये अपन को कंप्लीट अगले वीडियो में मिलने वाला है। फ्रेंड्स, इसमें हम मोस्ट फैक्ट जो अधिकतर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में वो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सेकंड लेक्चर में अपन नदियों को डिटेल से पढ़ेंगे, और उसमें भी बताते जाएंगे कि मोस्ट फैक्ट क्या है जो अपन को अच्छे से याद करना है और उसको कभी भूलना नहीं है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन आंसर शीट लगाएंगे, जिससे क्या होगा, हमको नदियों का दोनों लेक्चर अच्छे से याद हो जाएंगे। और शायद है जो व्यक्ति, जो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेगा, कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, चलते हैं। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी भारत की 5वीं बड़ी नदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी है भारत की कौन सी 5वीं बड़ी नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी भारत के दक्षिण एवं उत्तरी सीमा के बीच विभाजक रेखा का काम करती है।
आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश की जो स्थिति है भारत के मध्य में स्थित है, ठीक है। और उसके बीच से, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से एक नदी बहती है जिसको क्या कहते हैं, नर्मदा। कहाँ से निकलती है आपको पता होना चाहिए, अनूपपुर से निकलती है। अनूपपुर के अमरकंटक से निकलकर पश्चिम में जाती है। पश्चिम में कहाँ, खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है। आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। और मध्य प्रदेश की दो नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। एकमात्र नहीं कह सकते, दो नदियां हैं। कुछ लोग एकमात्र कहते हैं, लेकिन आप क्लियर कर लेना, दो नदियां हैं, ताप्ती और दूसरी नदी कौन सी है, नर्मदा, जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। वर्तमान में सिद्ध नदी पर बना पुल प्रदेश, सॉरी सिद्ध लिख गया है, सिंध होना चाहिए, ठीक है। सिंध नदी पर बना पुल प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है। मध्य प्रदेश में जो सिंध नदी पर बना है 2009 के अनुसार, कब के अनुसार, 2009 के अनुसार मध्य प्रदेश की जो सिंध नदी है उस पर जो पुल बनाया गया वो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल है। पहले 2009 से पहले तवा नदी पे हुआ करता था, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी थी 1322 किलोमीटर, और अब लंबाई कितनी है 2500 वर्ग मीटर। तो अब सबसे लंबा पुल कौन सा हो जाएगा, सबसे लंबा नदी पुल हो जाएगा किसका, सिंध नदी का, ठीक है। गंगा एवं वर्धा का संगम प्राणहिता नहीं है, प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की 4 बड़ी नदियों में नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती का नाम आता है, ठीक है। फ्रेंड्स याद रखना, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं, नर्मदा और चंबल, सोन, ताप्ती से, ठीक है। किसी भी देश एवं राज्य की जीवन रेखा नदियां होती हैं, आपको ये क्लियर होना चाहिए। किसी भी देश या प्रदेश की जीवन रेखा नदियां होती हैं, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक नदियां भारत में प्रभावित होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित मध्य प्रदेश में होती हैं, ठीक है। प्रवाहित सब यानी सबसे ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश में बहती हैं। भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में नदियां बहती हैं, और विश्व में सबसे ज्यादा भारत में बहती हैं, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। चलते आगे फ्रेंड्स, आपको ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करना है जिससे आप भूले नहीं, ठीक है। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं। कौन सी हैं, प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से 3 किलोमीटर के अंतर में 2 नदियां नर्मदा और सोन का उद्गम होता है, ठीक है। नर्मदा और सोन कहाँ से निकलती है, अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती हैं दोनों नदियां, और 3 किलोमीटर के अंतर में निकलती हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन स्वर्ण नदी किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की सोन नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है, चरमावती। चरमावती किसका नाम है, प्राचीन नाम किसका है, चरमावती। फ्रेंड्स अच्छे से याद रखना, चंबल का प्राचीन नाम है चरमावती। चंबल नदी अपने किनारे पर बड़े बड़े खड्ड निर्मित करती है जो दस्युओं या डाकुओं के लिए आश्रय स्थली का काम करते हैं, ठीक है। जो चंबल नदी है इसके आसपास क्या है, बहुत सारे बीहड़ हैं जिसमें डाकू या दस्यु रहते थे। अब लगभग समाप्त हो चुके हैं, नहीं है, ठीक है। जिनकी आश्रय स्थली कहाँ रहा करती थी, चंबल की बीहड़ में, ठीक है। बेतवा प्रदेश की 5वीं बड़ी नदी है, क्लियर होना चाहिए। मध्य प्रदेश की ताप्ती एवं नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं, हमने बता दिया था आपको, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। मध्य प्रदेश की ताप्ती एवं नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं, दोनों नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है।
वैनगंगा दक्षिण की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए वैनगंगा कहाँ जाती है? दक्षिण में। एकमात्र नदी है जो दक्षिण की तरफ बहती है, वो कौन है? वैनगंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा। मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में चंबल, केन, बेतवा शामिल हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा और ताप्ती प्रमुख है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चचाई जलप्रपात है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में सोन नदी को सुभागदी कहा गया है। फ्रेंड, जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है, कौन सी नदी पे है? आपको क्लियर होना चाहिए, ये बीहड़ नदी पे है। ध्यान रखना, केवटी, बोहटी और चचाई तीनों जलप्रपात कहां पर है? रीवा में है। ठीक है, महाभारत में कहा गया कि राजा रतिदेव द्वारा अतिथियों के सत्कार के लिए बलिदान की गई गायों के चर्म से जो खून बहा, उससे ही चर्मावती का उद्गम होगा। ठीक है, महाभारत में कहा गया है कि राजा रतिदेव थे, उनके अतिथियों के सत्कार के लिए बलिदान की गई गाय, उनके सत्कार के लिए जो गाय बलिदान की गई थी, उनसे जो खून बहा था चर्म से, ठीक है, उससे क्या हुआ था? चर्मावती का उद्गम मानते हैं, ऐसा उसमें लिखा है महाभारत में। ठीक है, मेघदूत में कालिदास ने चर्मावती का उल्लेख किया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मेघदूत क्या है। ठीक है, कालिदास एक महान कवि रहे हैं, जिन्होंने नाटक और मेघदूतम वगैरह, ये अभिज्ञान शकुंतलम वगैरह लिखी हैं। ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि उनके जो नाटक हैं, महाकाव्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और अधिकतर पूछे जाते हैं। इसलिए कालिदास की जो कृति हैं, आपको 7 कृति हैं, उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको क्लियर रहना चाहिए। अगर आप कोई बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो क्लियर होना ही चाहिए। महाकाव्य हो गए, नाटक हो गए, ठीक है। तो 2 नाटक हैं उनके, क्लियर कर लेना, एक बार उसको भी देख लेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पद्म पुराण में भी स्वयं भगवान शिव ने वेत्रवती की पवित्रता प्रतिपादित की है। वेत्रवती का उल्लेख साहित्यिक कृतियों में भी किया गया है। बाणभट्ट ने कादम्बरी में और कालिदास ने मेघदूत में इसका वर्णन किया है। ठीक है, बाणभट्ट ने क्या में किया है? कादम्बरी, बाणभट्ट की पुस्तक है। ठीक है, और कालिदास की कौन सी है? मेघदूत। ठीक है, इसका वर्णन किया गया है। महाकवि केशवदास के लिए बेतवा का तट आकर्षण का प्रधान केंद्र था। केशवदास के लिए बेतवा का जो तट था वो आकर्षण का प्रधान केंद्र था। रसिक प्रिय से उन्होंने इसकी महिमा का गान किया है। ठीक है, महाभारत में कहा गया है कि ताप्ती सूर्य भगवान की पुत्री है। महाभारत में ऐसा कहा गया है कि ताप्ती सूर्य भगवान की पुत्री है। दोस्तों, ये ज्यादा क्वेश्चन ऐसी जगह से पुटअप किए जाते हैं जो बहुत
क्या हो गया महाभारत का? दोस्तों क्वेश्चन वहां से ज्यादा अधिकतर पुटअप किए जाते हैं जहां से आपको सोच नहीं सकते होंगे कि ये क्वेश्चन यहाँ से क्यों आ रहा है, क्योंकि वो कारण दिया जाता है कि किस कारण से यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। आपको कारण पता होना चाहिए कि क्यों बन रहा है इसका क्वेश्चन, ठीक है। और व्यक्ति तभी उसको जानने की कोशिश करता है जब उसका क्वेश्चन पुटअप होता है, तो व्यक्ति समझता है उस चीज को कि ये यहाँ से आया है, कारण क्या है, ठीक है। महाभारत में कहा गया है कि ताप्ती सूर्य भगवान की पुत्री है। अब आपको पता होना चाहिए कि ताप्ती सूर्य भगवान की पुत्री है, तो आपको इसको अच्छे से पता करना चाहिए कि ये ताप्ती सूर्य भगवान की पुत्री है, कैसे कहा गया है और कहाँ पर कहा गया है, महाभारत में लिखा है। तो और भी पुस्तकों में आप पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। आप यूट्यूब पे सर्च करें या फिर गूगल पे सर्च करें, अब इसकी संपूर्ण जानकारी लिया करें, जिससे क्या हो जाएगा, आपके माइंड में वो क्लिक कर जाएगी और वो कभी नहीं भूलेंगे कि ताप्ती सूर्य भगवान की पुत्री किस में कहा गया, महाभारत में कहा गया है। इसलिए ऐसे फैक्ट जब आपकी समझ से बाहर जाएं, आपको याद ना हो रहे हो, उसको बार बार सर्च कीजिए, कहीं यूट्यूब से कीजिए, कहीं गूगल से कीजिए, तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपको अच्छे से याद हो जाएगा और कभी उसको नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। वैनगंगा का उल्लेख भी महाभारत तथा अनेक पुराणों में मिलता है, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है पुराणों में, इसे बेवा, वैया, दीदी नाम से भी संबोधित किया गया है। ये मोस्ट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पुटअप होता है कि वेवा किसे कहते हैं, वैया किसे कहते हैं, दीदी किसे कहते हैं। अब कभी कौन सी नदी को कहा जाता है, तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है वैनगंगा, ठीक। वेवा किसे कहते हैं, वैनगंगा। वैया किसे कहते हैं, वैनगंगा। दीदी किसे कहते हैं, वैनगंगा। 3 नामों से संबोधित किया जाता है। आपको इसको बिल्कुल कंप्लीट रखना चाहिए, जिससे कभी भी क्वेश्चन आए आप तुरंत आंसर टिक करके आ जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा लेक्चर छोटा सा था, ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, हम छोटे छोटे लेक्चर इसलिए लेते हैं कि जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए और आगे याद करने की आपकी चेष्टा बढ़े, ठीक है। आप उत्सुक होंगे तो आप जल्दी याद करेंगे और आपकी याददाश्त तेज होगी। तेज कब हो सकती है, जब आप कोई भी चीज को कम चीज में पढ़ें। कम पढ़ेंगे उतना अच्छा याद रहेगा, ज़्यादा पढ़ेंगे उतने दिक्कत होगी। शुरुआत में अगर आप नए नए हैं तो कम पढ़ाई कीजिए, जिससे क्या होगा, आपके माइंड में याद रहेगा। और फिर धीरे धीरे उसकी वो बढ़ाते जाइए, लिमिट बढ़ाते जाइए। आप देखेंगे कि एक दिन में इतना सारा, आप पूरा 2 चैप्टर हम पढ़ा दें तो 2 चैप्टर भी आप याद कर सकेंगे। और कभी कभी तो मैंने देखा है, आप एक दिन में, कुछ लोग पीडीएफ भी पढ़ते होंगे, प्रतियोगिता दर्पण फ्रेंड्स, जो सबसे अच्छी पत्रिका मानते हैं हम उसको, प्रतियोगिता दर्पण को। दोस्तों, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आप ये नहीं सोचना कि ये प्रचार करने लगे, मैं सही बता रहा हूँ। प्रतियोगिता दर्पण एक ऐसी बुक है, आप उसको अच्छे से, उसकी थोड़ी भाषा टिपिकल है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ने लगे ना, तो अधिकतर क्वेश्चन वहाँ से पुट अप होते हैं और आप एक दिन में भी उसको 50% याद कर सकते हैं। अगर आपने लगातार क्या करा, धीरे धीरे अपनी मेमोरी को इंक्रीज किया, तो बहुत अच्छी याद होने लगेगा और आपकी मेमोरी भी तेज हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसके साथ विदा लेते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे सेकंड लेक्चर के साथ, और हम लोग पूरी नदियों का खुलासा अच्छे से करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और उसमें जानेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, उस पर कौन कौन से पुल बने हैं, कौन कौन से बांध बने हैं, कौन कौन से उस पर जल प्रपात हैं, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, और उसमें आपको बताते भी जाएंगे कि मोस्ट फैक्ट क्या है, आपको क्या याद रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ जय हिंद, जय भारत।